नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए मन्नू भंडारी जी की कहानी छत बनाने वाले। कहानी एक आदर्श परिवार की। दरवाजे के बाईं ओर की दीवार पर लगी नेम प्लेट को 2 बार अच्छी तरह पढ़ने के बाद बड़े झिझकते से हाथों से शरद ने कुंडी खटखटाई। कौन? एक दहाड़ता सा स्वर दरवाजे से टकराकर बिखर गया। शरद की समझ में ही नहीं आया कि वह क्या कहे। एक बार तो मन हुआ कि चुपचाप चल दे और होटल में टिक जाए, पर रिक्शा जा चुका था। तभी भीतर से खड़ाऊ की खटपट करीब आने लगी और भड़ाक से दरवाजा खुला। धोती को तहमद की तरह लपेटे, बनियान पहने, ललाट पर लंबा सा तिलक लगाए जो व्यक्ति सामने दिखाई दिया वही ठाकुर ताऊजी हैं। यह समझने में शरद को देर नहीं लगी। उनके चेहरे पर फैला प्रश्नवाचक भाव और अधिक गहरा होता गया। उसके पहले ही शरद ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते ताऊजी। क्षणांश के लिए घनी बाहों के नीचे आंखों के कटोरे कुछ सिकुड़े, ललाट की 3 सलवटें कुछ और अधिक उभर आई। सामने रखे सामान की ओर उड़ती सी नजर डालकर उन्होंने फिर शरद के चेहरे की ओर देखा और अनुमान लगाते से स्वर में बोले, कौन कौन तुम पन्ना हो क्या? बहुत दिनों बाद अपने बचपन का नाम सुनकर शरद को हंसी आ गई। मुस्कुराता सा बोला, हाँ जी हाँ। और इसके साथ ही सामने वाले व्यक्ति का तिलक फैल गया। चेहरे के सारे तनाव ढीले पड़ गए और शरद ने अपनी पीठ पर एक स्नेहिल स्पर्श महसूस किया। कमाल है भाई, कोई खबर नहीं, सूचना नहीं, मैं तांगा भेज देता लेने के लिए। आओ आओ। शरद ने अपना सूटकेस और बैग उठाते हुए कहा, मैंने सोचा घर तो ढूंढ ही लूंगा, सवेरे सवेरे बेकार तकलीफ होगी। वाह, अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भला? फिर शरद को सामान उठाई देकर कुछ परेशान से बोले, अरे सामान यहीं रख दो, अभी तुम्हारा कमरा ठीक हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा। और फिर जरा व्यस्त भाव से भीतर की ओर झांक कर बोले, सुनती हो मोंटू की माँ, देखो तो कौन आया है। मोंटू की माँ ने सुना या नहीं, इनकी तनिक भी चिंता किए बिना शरद की पीठ पर हाथ रखकर वे उसे भीतर ले गए। शरद को पिताजी की याद आ गई। आदर्श परिवार किसी को देखना हो तो ठाकुर साहब का देखो, क्या डिसिप्लिन है, क्या बच्चे हैं। और शरद ने एक उड़ती सी नज़र कमरे में डाली। बैठो। ताऊजी खिड़कियां खोलने लगे। रामेश्वर मजे में है, तुम्हारी अम्मा, बाल बच्चे? शरद जी करता रहा। वह शायद घर की बैठक है। शरद ने अनुमान लगाया। 2 तख्त जोड़कर मोटा सा गद्दा बिछा रखा था जिस पर हल्की सी मैली हुई चद्दर बिछी थी। 3 तरफ गोल तकिए थे। दीवारों पर सुनहरी फ्रेम में मड़ी गोपियों के साथ खेलते हुए कृष्ण, शिव पार्वती। एक कैलेंडर लटका था जिस पर कल की तारीख लगी हुई थी। दीवारों पर 2 तरफ सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बने थे। सामने की दीवार के बीचों बीच दीवार घड़ी टंगी हुई थी। तख्त से कुछ हटकर दोनों ओर की दीवारों के सामने 2-2 टीन की कुर्सियां रखी थी जिन पर रंग बिरंगी फूल कड़ी सफेद गद्दियां बिछी थी। तुम आए, बड़ी खुशी हुई, पर आने से पहले तुम्हें खबर जरूर करनी चाहिए थी। शरद को कुर्सी पर बैठाकर स्वयं तख्त पर बैठते हुए उन्होंने कहा, वैसे कोई 1 महीना पहले रामेश्वर ने लिखा था कि पन्ना 1 हफ्ता के लिए यहाँ आकर रहना चाहता है। सो यदि घर में दिक्कत हो तो किसी होटल में इंतजाम करवा दीजिए। जी वो शरद कुछ कहने ही जा रहा था कि बीच में ही धाड़ उठे। जी क्या? घर होते हुए तुम होटल में ठहरोगे? होटल भी कोई भले आदमियों की ठहरने की जगह होती है। रामेश्वर बड़ा शहरी हो गया है, अपनापन अब उसमें रहा ही नहीं। वरना जब यहाँ था तो घरों के बीच जरूर दीवार थी, पर हम लोगों के मन तो एक थे। तुम्हें तो क्या याद होगी उन दिनों की, मुश्किल से 9 बरस के रहे होंगे। और जैसे उनकी आंखों के आगे वे दिन उभर आए। छोटू, मोटू, पन्ना, मोती दशरथ के 4 बेटों की तरह रहते थे। उनके चेहरों पर ममतामय उल्लास चमकने लगा। शरद मोटू छोटू के बारे में पूछने ही जा रहा था कि तभी थोड़ी तक घूंघट निकाले एक महिला दरवाजे तक आकर ठिठक गई, इस दुविधा में कि भीतर घुसे या नहीं।
अरे आओ आओ, देखो पहचानती हो इन्हें। शरद ने हाथ जोड़कर उठते हुए बड़ी नम्रता से कहा। नमस्ते ताई जी। पर इस संबोधन से भी वे शायद पहचान नहीं पाई, सो ज्यों की त्यों खड़ी रही। अरे पन्ना है पन्ना, पहचान नहीं सकी? अपने रामेश्वर का बेटा, बड़ा वाला। और ताऊजी हो करके हंस पड़े। ओ पन्ना है, खबर नहीं दी भैया, कोई लिवाने चला जाता। और भीतर जाकर ताई जी ने शरद की पीठ पर हाथ फेरा। ताऊ जी के मुकाबले में ताई जी की आवाज़ बड़ी धीमी और मुलायम लगी। नहीं नहीं, कोई जाता तो तकलीफ होती। ये शहरी लोग हैं आराम तलब, इन्हें हर बात में तकलीफ दिखाई देती है। स्नेह ने व्यंग के पैने किनारे को इतना मुलायम बना दिया कि बात मन में कहीं चुभी नहीं। रामेश्वर लल्ला तो अच्छे हैं, अम्मा मोती हीरा। अरे अब तो घूंघट खोल दीजिए ताई जी। शरद को इस घूंघट से बड़ी उलझन हो रही थी। भाई मेरठ छोटा सा शहर है, यहाँ बड़े शहरों जैसी बेशर्मी तो चलती नहीं। फिर हमारे घर की तो, पर मैं तो मोटू छोटू की तरह ही हूँ ना ताऊ जी। नहीं नहीं, ताऊ जी नकारात्मक भाव से सिर हिलाते हुए बोले। अपना जाया बेटा भी जब जवान हो जाता है तो नहीं नहीं, यह सब मुझे पसंद नहीं। शरद को बड़ा अजीब सा लगा। फिर एकाएक प्रसंग बदलकर वे ताई जी से बोले, अब तुम कुछ दूध लस्सी का सिलसिला तो बिठाओ, और हाँ सुनो, छोटी बड़ी बहू को कहो कि पन्ना के लिए ऊपर का कमरा तैयार कर दे। शरद ने आवाज़ की बुलंदी और रौब को भीतर तक महसूस किया। उसे लगा कि ताऊ जी केवल हुक्म ही दे सकते हैं, कभी इन्हें किसी के सामने याचना करनी पड़े तो उस समय कैसा रहेगा इनका स्वर। ताई जी लौट गईं। छोटू मोटू कहाँ हैं? शरद को खुद आश्चर्य हुआ कि जिस बात को वह सबसे पहले पूछना चाहता था उसे इतनी देर तक कैसे टालता रहा। इस घर में आने का सबसे बड़ा आकर्षण तो उसके हम उम्र छोटू मोटू ही थे। बचपन की स्मृतियों को सजीव करने में उसे सबसे ज़्यादा मदद तो उन्हीं से मिलेगी। वे दोनों मंदिर गए हैं। मंदिर? हाँ, यहाँ पास ही है। शरद ने के स्वर में लिपटा आश्चर्य का भाव वे शायद पकड़ नहीं गए। उसी सहज भाव से बोले, शाम को आरती के समय चाहो तो तुम भी चले जाना, बस आते ही होंगे, इतने में तुम भी नहा धोकर निपट लो। शरद का मन हो रहा था कि किसी तरह एक प्याला चाय मिल जाए तो हिले डुले, पर दूध लस्सी की बात सुनने के बाद उससे कुछ भी कहा नहीं गया। वह उठा, बरामदे में रखे अपने बैग में से तौलिया ब्रुश आदि निकाला और सूटकेस में से एक जोड़ी कपड़े। वह नल है, वहाँ दातुन कर लेना, उधर ही पैखाना और गुसलखाना है, इशारे से बताकर ताऊ जी फिर बैठक में चले गए। शरद कंधे पर तौलिया लटकाए, मुंह में पेस्ट लगा, ब्रुश दबाए 2 मिनट यूं ही निर्दोष्य सा देखता रहा। आंगन के बीचों बीच पक्का चबूतरा बना हुआ है, जिसके ऊपर बने सीमेंट के गमले में तुलसी खूब फूल रही है। गमले के चौड़े से किनारे पर एक बुझा हुआ दीपक रखा है। आंगन के चारों ओर करीब 5-6 फुट चौड़ा बरामदा सा बना हुआ है और फिर कमरे। तभी पायल की झनक से उसका ध्यान टूटा। गुलाबी पीली साड़ियों में लिपटी, अपने को भरसक समेटती सी लंबा लंबा घूंघट काढ़े 2 महिलाएं हाथ में झाड़ू, दरी, सुराही आदि लिए बैठक के ठीक सामने की ओर बने जीने में घुस गईं। ये छोटू मोटू की बहुएं होंगी, शरद ने अनुमान लगाया, और एकाएक उसके सामने कुंतल का चेहरा घूम गया। बिना बाहों का ब्लाउज पहने, ऊंचा जूड़ा बांधे, जाने कि उसे भीतर ही भीतर हंसी आ गई। वह गुसल खाने में नहा रहा था कि उसे बाहर आंगन में 3-4 लोगों के पदचाप सुनाई दिए और फिर ताऊ जी का स्वर, अरे छोटू मोटू, पन्ना आए हैं लखनऊ से, अभी नहा रहे हैं। स्वर में उल्लास छलका पड़ रहा था। अरे हमारा बेटा चरणामृत लाया है, लाओ लाओ, इतना बड़ा हो। ताऊ जी शायद किसी बच्चे को कह रहे थे। एकाएक शरद के मन में छोटू मोटू को देखने का कौतूहल जाग उठा। उसने जल्दी जल्दी बदन पहुंचकर कपड़े पहने और निकला तो अरे पन्ना भैया, और लपक कर दोनों ने शरद के पैर छुए। पास खड़े ताऊजी मुग्ध भाव से भरत मिलाप का यह दृश्य देखते रहे और शरद बेहद संकुचित हो उठा। उसे ध्यान आया, उसने तो ताऊजी ताईजी तक के पैर नहीं छुए। ये लल्ला है मोटू के बेटे और ये मुन्ना है छोटू के बेटे, पैर छुओ बेटा ताऊजी के। और ताऊजी ने हल्के से बच्चों को शरद की ओर धकेल सा दिया। मोटू छोटू डील डॉल में शायद उससे 21 ही थे। चौड़े ललाट पर चंदन का टीका, दोनों के हाथ की कलाइयों में कलावा बंधा हुआ था। छोटू के गले में
काली डोरी में बंधा ताबीज जैसे कुछ लटक रहा था। शरद उन्हें कुछ इस भाव से देखता रहा मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। आपने आने की खबर नहीं दी भैया, वरना हम लोग तांगा लेकर स्टेशन आ जाते। तीसरी बार भी यही बात सुनकर शरद को लगने लगा जैसे खबर ना देकर सचमुच ही उसने कोई अपराध कर दिया हो। दूध और लस्सी के गिलास क्रोशियो से बने जालीदार मेजपोश से ढकी एक छोटी सी टेबल के चारों ओर रखे थे। बीच में एक प्लेट नुमा थाली में मठरी और बेसन के लड्डू। तुम दूध लोगे या लस्सी? हमारे यहाँ इस मामले में छोटे से लेकर बड़े तक सब मन के मालिक हैं। किसी को दूध चाहिए तो किसी को दूध की लस्सी, कोई दही की लस्सी के सिवाय कुछ छूता ही नहीं। सबकी फरमाइशें पूरी करती है तुम्हारी ताई जी। अपने घर की सारी व्यवस्था को लेकर ताऊ जी कुछ अतिरिक्त उत्साह से हो आए थे। मन के मालिक होने का सहारा पाकर शरद ने झिझकते स्वर में कहा, यदि दिक्कत ना हो तो मैं चाय लेना। ऐसी गर्मी में चाय? ताऊ जी ने बीच में ही बात काट दी। दिक्कत की तो कोई बात नहीं, पर यह भी कोई चाय का मौसम है भला? चाय तो शरीर को भीतर से झुलसा देती है भैया, छोटू बोला। हल्के किस्म का नशा ही है, लत लग गई है तो फिर क्या सर्दी और क्या गर्मी, यह मोटू का फतवा था। ताऊ जी ने दोनों की बात का समर्थन करते हुए प्रसन्न मुद्रा में सिर हिलाया और फिर फैसला सुनाने के ढंग से कहा, इनके लिए गर्मा गर्म दूध लाओ जी, यहाँ पानी मिला बाजार का दूध नहीं है, घर की भैंस का दूध है। चाय पिलाकर तुम्हारी सेहत बिगाड़नी है क्या? और उन्होंने तृप्ति युक्त आनंद से मोटू छोटू के भरे पूरे शरीर को देखा। शरद के भीतर कुछ उमड़ा जिसे उसने भीतर ही दबा लिया। क्यों भैया, आप यहाँ क्या ऑफिस के काम से आए हैं? ऑफिस तो मेरा कोई है ही नहीं। ताई जी ने दूध का गिलास शरद के हाथ में पकड़ा दिया था। उसकी ओर घूमते हुए उसने कहा, और उसे लगा कि अब वही प्रसंग आने वाला है जिससे वह ऐसे कामकाजी लोगों के बीच बचना चाहता है। वह मन ही मन अपने को साधने लगा। आप शायद अपना ही कोई धंधा करते हैं। हथेली से दूध की सनी मूंछों को साफ करते हुए छोटू ने जिज्ञासा प्रकट की। शरद की समझ में ही नहीं आया कि वह क्या कहे। गोद में बैठे अपने 2-3 साल के पोते के मुंह में मठरी का चूरा देते हुए ताऊ जी ने पूछा, तुम वैसे आजकल कर क्या रहे हो? दूध का घूंट जैसे तैसे सटक कर आखिर उसने कह ही डाला, जी बस यूं ही कुछ लिखने विखने का शौक है। अरे वो तो तुम्हारा शौक है, मैं शौक की बात नहीं काम की बात पूछ रहा हूँ। दोनों हथेलियों को आपस में फट फट करके आपस में रगड़ते हुए उन्होंने मठरी का चिपका हुआ चूरा साफ किया। जाने क्यों शरद को लगा कि उसके कुछ कहने के साथ ही ये हथेलियाँ इसी तरह उसकी पीठ पर फटकारने लगेंगी। कुछ भिनभिनाते से संवर में बोला, बस अपना तो यही काम है, पर आमदनी का भी तो कोई जरिया होगा या नहीं? ताऊ जी के चेहरे पर असंतोष का भाव बढ़ता ही जा रहा था। इतनी देर तक शरद अपने लेखक को भीतर ही भीतर दबाए स्वयं बोल रहा था। अब जैसे एकाएक उसका लेखक उभर आया। सारा संकोच और दुविधा एक किनारे रखकर वह कुछ ढिठाई के स्वर में बोला, बहुत पैसा कमाने की या जोड़ने की अपनी तो कोई इच्छा नहीं है, गुजारे लायक इसी से हो जाता है। और उसने पैर थोड़े सामने को फैलाकर पीठ कुर्सी पर टिका दी, मानो पूरी तरह मोर्चे पर जम गया हो। लो बोलो, क्या कर लोगे अब मेरा? पर शायद ताऊ जी पर शरद के इस लहजे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तैश में बोले, नो, यह भी कोई बात हुई भला? रामेश्वर ने हाड़ पेल पेल कर तुम्हें एमए करवाया, अब उनके बुढ़ापे में तुम अपना शौक लेकर बैठ जाओ। फिर स्वर को जरा मुलायम बनाकर बोले, देखो बेटा, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे सोचने का यह तरीका तो गलत है। हाँ भैया, देखिए ना, आदमी होकर बस अपना पेट भरने का जुगाड़ कर लिया, यह तो कोई बात नहीं हुई। और समर्थन पाने के लिए मोटू ने ताऊ जी की ओर देखा। समर्थन में छोटू का सिर धीरे धीरे हिल रहा था। खीन स्वर में ताऊ जी ने कहा, कुछ समझ में नहीं आया, लगता है रामेश्वर ने अपने जैसे घर का सारा सिलसिला ही बिगाड़ लिया। अब यहाँ होते तो कोई और समय होता तो पता नहीं शरद क्या कर बैठता, कम से कम अपना सामान लेकर चल तो पड़ता। पर इस समय वह केवल मंद मंद मुस्कुराता रहा, मुग्ध भाव से सुनने और दाद देने का पाठ अदा करते हुए छोटू मोटू और वक्ता ताऊ जी। उसके मन में एक विस्मयपूर्ण कौतुक के
अतिरिक्त और कोई भाव नहीं आ रहा था। तभी घड़ी ने टन टन करके 8 बजाए। ओह, मैं तो भूल ही गया, चौधरी साहब के यहाँ आज 8:30 बजे जाना था। मोटू, तुम जल्दी से तैयार होकर चले जाओ, 2 रुपये देते हैं ना, और देखो लिखवा जरूर लेना। मोटू चला गया तो ताऊ जी ने जरा सा तिरछे खड़े होकर तहमत खोली और कायदे से धोती पहन ली और बाहर की ओर मुँह करके बोले, ये बर्तन ले जाना जरा यहाँ से। फिर छोटू की ओर देखकर बोले, लिखने लिखाने का शौक हमारे इन छोटू साहब को भी चर्राया था एक जमाने में। अरे, ये जब पेट में थे तो तुम्हारी ताई जी तुम्हें बहुत खिलाया करती थी, तो तुम्हारी ही छाया पड़ गई होगी और फिर अपनी ही बात पर हो करके हंस पड़े। सो भैया, हमने तो शुरू से ही ठीक कर दिया। क्यों छोटू, याद है ना? छोटू कुछ ऐसा झेपा मानो सबके सामने उसकी पोल खोल दी। धरती में नजर गड़ाए धीरे से बोला, अरे वह तो बचपने की बातें थी। हाँ, अब तो बचपने की बातें लगेंगी, पर उस समय। पिताजी ऊपर का कमरा ठीक कर दिया। एक 13-14 साल की लड़की साड़ी पहने गठरी बनी सी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ताऊ जी ने उसे बिना भीतर बुलाए ही कहा, पन्ना, ये बिट्टी है, तुम्हारी सबसे छोटी बहन। पिछले साल 8वां दर्जा पास किया था, अब घर का कामकाज सीख रही है। अगले साल तक हो सका तो आती सर्दियों में ब्याह कर देंगे। बिट्टी इस प्रसंग पर सुर्ख होती हुई भाग गई। छोटू, पन्ना को कमरे में पहुंचा दो और देख लेना इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। फिर उससे बोले, देखो बेटा, यहाँ संकोच करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारा अपना ही घर है, और देखो हमारी किसी बात का बुरा मत मानना। क्या करें, तुम लोगों को पराया तो नहीं समझते, सो कुछ बुरा लगता हो तो कह देते हैं। नहीं नहीं, शरद ने उठते हुए कहा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने सुना, छोटू, लौटकर तुम हिसाब तैयार कर लेना। आदेश देते हुए ताऊ जी का स्वर मिलिट्री के अफसर जैसा लगता है, कमांड करता हुआ ऊपर पहुंचकर शरद ने देखा बड़ी सी खुली छत है, जिसके एक और एक कमरा बना हुआ है और दूसरी ओर टीन के शेड के नीचे सीमेंट की बोरियां चीन कर रखी हुई हैं। सीमेंट का भी कोई कारोबार है क्या? शरद ने पूछा तो छोटू झेपता सा बोला, नहीं नहीं, ऊपर की मंजिल बनवानी है, इसी सप्ताह काम शुरू करवाना है। सीमेंट की तो ऐसी दिक्कत है कि बस बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके इकट्ठी की है। शरद उसे गौर से देख रहा था, कैसी गंभीरता और जिम्मेदारी से बात करता है। उसकी पीठ पर धप मारकर हंसते हुए बोला, यार छोटू, तुम तो अभी से अच्छे खासे बुजुर्ग बन गए। छोटू झेप गया, और यार तुम अपना हालचाल सुनाओ, तुम तो लड़कियों की तरह झेप रहे हो। नहीं तो बस सब ठीक चल रहा है। फिर सीधे शरद की ओर देखकर बोला, शाम को दुकान की तरफ आइए ना। किसकी दुकान है? प्रोविज़न और जनरल स्टोर है, यहाँ का सबसे बड़ा स्टोर है। शरद को लगा जैसे वह अपना स्टोर दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है। शायद चाहता है कि शरद देख ले कि अच्छा चलो आप देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है यार, तुम बैठो ना थोड़ी देर, तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है। लापरवाही से शरद बोला, जरा हिसाब ठीक करना था, आप तो अभी यहाँ हैं, खूब बातें करेंगे। छोटू उठ खड़ा हुआ। शरद लौटते हुए छोटू को कुछ इस भाव से देखता रहा मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपना कमरा देखा। एक खाट पर बिस्तर लगा था जिस पर साफ कड़ी हुई चादर बिछी थी। एक कोने में छोटी सी टेबल और टीन की कुर्सी थी। सच, इस तरह की कुर्सियों को तो वह भूल ही चुका था। खिड़की पर सुराही रखी थी, पास में गिलास, नीचे दरी बिछी थी। दीवार के सहारे उसका सामान रखा था और उसे ख्याल ही नहीं रहा कि इसे कौन उठाकर लाया होगा। छोटू मोटू की बहुएं, अपनी लापरवाही पर उसे क्षोभ हुआ। उठकर उसने दरवाजे पर लगी चिक को गिरा लिया। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि वह अकेला है तो बैग में से निकालकर उसने सिगरेट सुलगाई। चाय ना मिली तो यही सही, और इत्मीनान से धुआं छोड़ते हुए मन ही मन मुस्कुराया। कभी कुंतल यहाँ आए तो वह तो ताऊ जी को देखकर ही सीधे ही कह बैठे, बुढ़ऊ क्रैक है। उसके होठ और फैल गए। आज रात को कुंतल को पत्र लिखेगा। शाम को निकला। शरद घर लौटा तो रात के 9 बजे थे। सारे समय वह उन स्थानों पर घूमता रहा जहाँ उसने बचपन के दिन बिताए थे और जिनकी उजली धुंधली अनेक स्मृतियाँ उसके मन में लिपटी थीं। छोटे रास्ते से जाने पर बीच में पड़ने वाला वह नाला, उसके पास लगे इमली और जामुन के पेड़ आज भी ज्यों के त्यों थे। छोटू मोटू और वह जामुन तोड़ने में इतने मगन हो जाते थे कि स्कूल में देर हो जाती थी और गणित के
काने मास्टर जी उन तीनों को सजा देकर बेंच पर खड़ा कर दिया करते थे। जब वे तिरछे होकर बोर्ड पर सवाल समझाते होते तो बेंच पर खड़ा खड़ा छोटू जीभ निकालकर और मुक्का दिखा दिखा कर उन्हें चिढ़ाया करता। उस समय कैसे भीतर से उमड़ती हुई हंसी को जबरन होठों में ही दबाना पड़ता था। इम्तिहान में हमेशा तीनों एक दूसरे की नकल किया करते थे। पतंग उड़ाना, सोडे की बोतलों को पीस पीस कर मांझा सूतना, घंटों गिल्ली डंडे और गुल्लियाँ खेलना, छिपकर ताऊ जी की बीड़ी पीना, मंदिर में से पैसे उठाकर ले आना, हर प्रसंग की अनेक अनेक घटनाएं उसकी स्मृति में लिपटी थी। छोटू शुरू से ही ज़्यादा शरारती था। दिन में 2-3 बार वह ताऊ जी से जरूर पिटता था। पिताजी बचाते तो ताऊ जी उन्हीं पर बरस पड़ते। छोड़ दे रामेश्वर, इस समय ढील दी जाएगी तो आवारा हो जाएगा यह। बचपन की उन्हीं सब बातों को उन्हीं स्थानों के बीच एक बार फिर से सजीव करने के उद्देश्य से ही वह यहाँ आया था। पर जाने क्यों सारे दिन उसे यही लगता रहा कि बचपन की स्मृतियों के नाम पर उसने जो कुछ भी अपने मन में अंकित कर रखा है उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद वह सोचता बहुत है और सोचने की इस प्रक्रिया में बहुत सी काल्पनिक चीज़ें भी जोड़ता चलता है। पर जब से वे सारे के सारे स्थान और चिन्ह हल्के से परिवर्तन के साथ ज्यों के त्यों मिल गए तो उसे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि हरकू मोदी की वह दुकान भी मिली जहाँ से वे तीनों उधार लेकर चने मूंगफलियाँ खाया करते थे और जब यह बात घर पहुँचती थी तो पिटते थे। बूढ़ा हरकू एक आंख पर हरे फ्लैनल की थिगली सी लटकाए उससे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने आज भी चने खरीदे तो हरकू ने पैसे नहीं लिए। तुम्हारा बेटा कहाँ गया? भैया लल्लन ने तो शहर में नौकरी कर ली। मुझको भी बुलाता है पर अपना तो जब तक शरीर चलता है अपनी दुकान ही भली। रात को वह लौटा तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। पहले दिन उसके खाने पीने और सोने की अनियमितता की आलोचना करने के बाद ताऊ जी ने 4 दिन को आया है कहकर स्वीकार भी कर लिया था। पर बाहर जाने से पहले वे एक बार अवश्य ऊपर जाते थे। क्यों बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? शुरू होकर बात काफ़ी आगे तक चलती थी। उस समय ताऊ जी सफ़ेद ब्रिजेस और बंद गले का सफ़ेद कोट पहने रहते जिसमें मीने के काम के सोने के बटन लगे हुए थे। सिर पर कलफदार साफा। शरद के मन में ताऊ जी का यही रूप अंकित था। केवल चेहरा कुछ चिकना और शरीर कुछ अधिक कसा हुआ। उनके हाथ में करीब 2 फुट लंबा गोल लकड़ी का डंडा रहता जिसके एक सिरे पर जीभ के आकार का कटा हुआ चमड़े का एक टुकड़ा लटकता रहता। वह डंडा हिला हिलाकर बात करते तो बहुत रोकने पर भी शरद का मन बात से ज़्यादा चमड़े की लपलपाती उस जीभ पर चला जाता। बात हमेशा उसके परिवार से शुरू होती, फिर अनायास ही ताऊ जी के अपने परिवार पर आ जाती। तुम लोग तो लड़के हो, पर यह बताओ उस हीरा को क्यों कुंवारा बिठा रखा है? 26 की तो होगी, और क्या लल्ली से 2 बरस बड़ी है? जानते हो लल्ली के 3 बच्चे हैं। और फिर वे शरद की और कुछ इस भाव से देखते माँ उसके 3 बच्चे होना बहुत बड़ी उपलब्धि हो। शरद मुस्कुराता सा कहता, वह अब डॉक्टर हो गई है, बड़ी और समझदार। उसका अपना व्यक्तित्व है। अब तो हो ही गई बड़ी, पर पेट में से तो डॉक्टर होकर नहीं निकली थी। ताऊ जी भपकते, फिर बड़े खेद और असंतोष से सिर हिलाते हुए कहते हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता कि रामेश्वर ने यह सारे घर का सिलसिला क्यों बिगाड़ रखा है। लड़कियों को कहीं इतनी छूट दी जाती है? लगता है रामेश्वर ने बच्चों की तरफ से आंखें मूंद ली हैं। कच्ची उम्र में बच्चों का भविष्य उनके हाथ में छोड़ देने से ऐसा ही होता है। फिर एकाएक स्वर को गिराकर बोले, तुम विश्वास नहीं करोगे, छोटू ने इस घर में कम तुफैल नहीं बचाया था। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न क्या आ गई, अपने को लाट साहब समझने लगा था। आगे पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, दुकान पर नहीं बैठेंगे। फिर एकाएक वे कुछ आत्मीय बातें करने में के मूड में आ गए। जरा सामने झुककर शरद को विश्वास में लेते हुए बोले, प्रेम व्रेम के चक्कर में भी पड़ गए थे? वो बवेला मचाया घर में कि बस कोई कायस्तों की छोकरी थी आवारा सी? एकाएक शरद की जिज्ञासा जागी, पर पता नहीं उन्होंने शरद के सामने वह सब कहना उचित नहीं समझा या फिर वह प्रसंग दोहराना ही उन्हें अरुचिकर लगा। सो उन्होंने बात को वहीं तोड़कर उसका सारा निचोड़ कर सुना दिया। सो भैया,
घर है तो ऊंच नीच तो लगी ही रहती है, जमाने की हवा है तो बच्चे उससे अछूते थोड़े ही रहेंगे। पर घर का जमा जमाया एक सिलसिला हो तो सब ठीक हो जाता है। बच्चे जब भटकने लगे उस समय भी यदि उन्हें ठीक से गाइड ना कर सके तो लानत है हमारे माँ बाप होने पर। और एकाएक ताऊजी ने डंडा मेज पर जमाया तो चमड़े की वह जीभ एक बार फिर हवा में लपलपा उठी। शरद को लगा कि प्रतिवाद करने के लिए यदि उसने चू भी की तो वह जीभ उसे निगल ही लेगी। पुरानी एसोसिएशन ताज़ा होते ही शरद को जैसे लिखने का मूड आ गया। देखे हुए स्थानों का एक एक डिटेल वह अपनी डायरी में नोट करने लगा। सिनेमा के ट्रेलर की भांति नीचे से छोटू मोटू और ताई जी की बातों के प्रसंगहीन टुकड़े उसके कानों में पड़ते रहते। अम्मा महादेव जी के मंदिर में एक बड़े चमत्कारी महात्मा आए हैं, उन्हीं से लेकर ताबीज बांधो, वैध हकम से ये घटिया ना जाएगी। मोटू भैया, हाथरस वालों को मैंने जवाब दे दिया कि बिना जायजा जुड़ाए तो हम संबंध नहीं कर सकेंगे। शंकर लाल के लड़के ने किसी बंगालिन से शादी कर ली, माँ बाप बेचारे झक मार रहे हैं। अरे हरदई चाची के मरने पर बेटों ने कह दिया हम 13वीं नहीं करेंगे। सीमेंट के 20 थैलों का इंतजाम और हो गया है, अब काम शुरू करवा देना चाहिए। मजदूरों के दिमाग भी आजकल आसमान पर चढ़ रहे हैं। पर जैसे ही ताऊजी आते सारे घर में उनका स्वर गूंजने लगता और बाकी स्वर जैसे उसी में डूब कर रह जाते। मैं कहता हूँ इन लल्ला मुन्ना को तो कुछ सिखाया करो, औंधे लेट कर पढ़ रहे हैं, यह भी कोई ढंग हुआ पढ़ने का। तुम लोगों को हमने होशियार कर दिया, अब इन्हें तो तुम देखो भालो, दुनिया भर के आदेश, दुनिया भर की हिदायतें। आज बाहर नहीं गए? ऊपर चढ़ते हुए ताऊजी ने पूछा। बस यूं ही जरा कुछ लिखने बैठ गया था। पेन बंद करके कुर्सी से जरा सा उठते हुए शरद ने दरवाजे पर खड़े ताऊजी का स्वागत किया। शाम को सब लोगों से मिलजुल ले आता हूँ, इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाता है। शरद चुप रहा और वे बाहर छत की ओर देखने लगे। धूप छत पर से कभी की सिमट चुकी थी। इस समय हवा में थोड़ी ठंडक भी आ गई थी। हवा यहाँ खूब चलती है। फिर 1 मिनट ठहरकर पूछा, रामेश्वर मकान बनवा रहा है या नहीं? शरद को लगा अब वे अपने मकान की बात करेंगे। हमने तो भाई सिर छिपाने और पैर टिकाने के लिए यह मकान बनवा लिया। होठ दबा लेने के कारण शरद की हंसी मुस्कुराहट बनकर रह गई। कुछ भी हो भाई, अपने मकान की होड़ नहीं। क्यों? समर्थन के अतिरिक्त शरद के पास और कोई चारा भी नहीं था। 2 कमरे छोटू के लिए, 2 मोटू के लिए, बिल्कुल अलग। अब ना किसी का लेना ना देना, साथ रहकर भी हमारे यहाँ सब स्वतंत्र है। मैंने नियम बना दिया है कि रात 9 बजे के बाद कितना भी जरूरी काम हो, बेटे और बहुओं को उनके कमरों से नहीं बुलाया जाएगा। फिर काम भी ऐसा बांट रखा है कि झगड़े की कोई बात नहीं। फिर गर्दन जरा आगे की ओर झुकाकर पूछा, तुम्हें आए 3 दिन हो गए, कभी देखा तुमने बहुओं को लड़ते हुए? सुनी उनकी तू मैं? शरद को पहली बार ख्याल आया कि उसे तो आज तक यह भी नहीं मालूम पड़ा कि मोटू की बहू कौन सी है और छोटू की कौन सी। उसके कमरे की खिड़की से नीचे के आंगन का जो थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, वहीं से उसे कभी कभी रंगीन साड़ियों की झलक मिल जाती है। ना भी मिलती है तो दूसरे दिन आँख खुलते ही सामने तार पर फैली हुई साड़ियों से वह अनुमान लगा लेता है कि कल ये साड़ियाँ उनके शरीरों पर रही होंगी। सो भैया, हमने तो शुरू से ही ऐसा सिलसिला बिठा दिया है, झगड़े टंटे की कोई गुंजाइश ही नहीं। फिर सामने रखी सीमेंट की बोरियों की ओर देखकर बोले, भाग दौड़ करके सीमेंट इकट्ठी की, अपने रहते रहते ऊपर की मंजिल भी बनवा दूं, कौन जाने आगे क्या हो। यूं भी अब छोटू मोटू के बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैंने तो इसी इरादे से छत छोड़ दी थी। बच्चे जब तक छोटे रहे खेल कूदे, बड़े होने लगे तो सिर पर छतें डलवा लो, कमरे बन गए। और अपनी ही दूरदर्शिता पर वे मंद मंद मुस्कुराते रहे। फिर एकाएक उठते हुए बोले, कौन जाने इनके बड़े होने तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं, सो सिलसिला तो बिठा ही दूं। आंख खुलते ही शरद ने पहली बात सोची कि आज वह चल देगा। 2 बार जोर की अंगड़ाई लेकर वह छत पर निकला तो देखा सारी छत पर धूप फैली हुई है। सामने सीमेंट की बोरियों के चारों ओर ईंटों के ढेर लगा दिए गए हैं। जरा सा नीचे झांका तो देखा
छोटू कमर में पौंचे खोसे, कमीज की बाहें मोड़े, हाथ में पानी की बाल्टी लिए खड़ा है और फेटा सा कसे बिट्टी सीख की झाड़ू से सटाक सटाक आंगन धो रही है। शरद को दिखते ही बोला, उठ गए पन्ना भैया, आइए आप जल्दी से निपट लीजिए, आपका नाश्ता रखा है। बड़े जोरों से धुलाई हो रही है। शरद के नीचे उतरते ही बिट्टी सिमट कर एक और खड़ी हो गई। दोनों बच्चे लोटे भर भर कर पानी डाल रहे थे। आज मकान का मुहूर्त है, सो सत्यनारायण की कथा करवाई है। कल से ऊपर की मंजिल का काम शुरू हो जाएगा। आप बाहर निकले तो जल्दी आइएगा भैया। छोटू के स्वर में से उत्साह जैसे छलका पड़ रहा था। आज तो यार हम जाने की सोच रहे हैं। नहीं भैया, शंकर पंडित की कथा सुनने तो लोग दूर दूर से आते हैं, आप कल जाइएगा। दूसरे दिन शरद कमरे में अपना सामान ठीक कर रहा था। बाहर छत पर मजदूर गीली सीमेंट की तगड़ियां भर भर कर दूसरी ओर ले जा रहे थे। धोती की तहमत बांधे ताऊ जी खड़े खड़े उसी कमांडरी लहजे में आदेश देते जा रहे थे और नन्ना मुन्ना ईंट के ढेर पर खड़ा होकर चहक रहा था, देखो लल्ला भैया, हम कितने ऊंचे पहाड़ पर हैं।